दोस्तों, इस दुनिया में कितने महान कलाकार आए और गए, लेकिन उनके निभाए गए किरदार आज भी जिंदा हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे ही किरदार की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी फसाने विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसको दुनिया ने द ट्रैम्प के नाम से जाना। बाकी और भी नाम है उनके: लिटिल ट्रैम्प, द लिटिल फेलो, किंग ऑफ कॉमेडी, द जीनियस ऑफ साइलेंट सिनेमा एंड द मास्टर ऑफ साइलेंट एक्सप्रेशन, सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिनको अक्सर चार्ली चैपलिन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा कलाकार जिसने बिना कुछ कहे वो सब कह दिया जो लोग शब्दों का इस्तेमाल करके भी नहीं कह पाए। चार्ली चैपलिन का बचपन बहुत ही गरीबी और अभावों में गुजरा था। वो सिर्फ पेशे से एक एक्टर ही नहीं थे। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड में हुआ था। वो पेशे से एक एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, एडिटर, कंपोजर थे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी साइलेंट सिनेमा के दौर में, और वो उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी उनके वर्ल्ड वाइड फेमस कैरेक्टर द ट्रैम्प से। उनका बचपन काफ़ी गरीबी और कठिनाई में गुजरा। उनके माता पिता हमेशा अपने में व्यस्त रहते थे। पिता उनके शराबी थे, शराब पीते थे, इसलिए उनकी सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर ही थी। चैपलिन को 2 बार वर्कहाउस में काम करने के लिए भी जाना पड़ा था जब उनकी उम्र 9 वर्ष से कम की थी, और जब वो 14 वर्ष के हुए तो उनकी माँ को मेंटल असाइलम में जाना पड़ा। एक बात ध्यान देने की यह है कि उनके माता पिता दोनों ही कलाकार थे जो म्यूजिक हॉल में सिंगिंग किया करते थे, और उनका ही असर था कि चैपलिन को बचपन से ही कला की तरफ, सिंगिंग की तरफ और परफॉर्मेंस की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंस्टिंक्ट्स आते थे। चैपलिन जब 3 साल के ही हुए थे तो उनके माता पिता अलग हो गए। इनकी माँ हैना हिल चैपलिन, जो उस समय की बहुत ही फेमस परफॉर्मर थी, बहुत ही ग्रेट एक्ट्रेस थी, उनका स्टेज नेम लिली हार्ले था। वो चैपलिन और इनके सौतेले बड़े भाई सिडनी के साथ वॉलवर्थ में रहने के लिए चली गई थी। दूसरी तरफ इनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, उनका चैपलिन से संपर्क बहुत ही कम रहा। लेकिन जब इनकी माँ हैना हिल्स को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तब चैपलिन कुछ समय के लिए अपनी सौतेली माँ और अपने पिता के साथ रहने गए थे। बहुत ज़्यादा शराब पीने और अस्त व्यस्त रहने के कारण इनके पिता की 1901 में डेथ हो गई। दूसरी तरफ इनकी माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। गले में प्रॉब्लम होने की वजह से उनको बोलने में और गाने में काफ़ी तकलीफ होती थी। बात है 1894 की, जब हैना चैपलिन लंदन के एक मशहूर थिएटर द कैंटीन में परफॉर्म कर रही थी। प्रॉब्लम की वजह से वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाई और ऑडियंस ने गुस्सा होकर स्टेज पर अपनी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया। उनको काफ़ी चोट लगी। चैपलिन काफ़ी परेशान हुए और तब वहाँ के मैनेजर ने ऑडियंस को संभालने के लिए नन्हे चैपलिन को स्टेज पर उतार दिया। उस समय चैपलिन की उम्र महज 5 साल की थी और उन्होंने गाने गाए, ऑडियंस को हंसाने की कोशिश की और उस समय की मशहूर धुन जैक जॉन्स गाई थी। चैपलिन की माँ उसके बाद कभी परफॉर्म नहीं कर पाई, और यही वो रीज़न था जहाँ से चैपलिन को परफॉर्मेंस की तरफ डायरेक्ट एक कनेक्शन हुआ, और उसके बाद उन्होंने थिएटर शुरू किया और परफॉर्मेंस को सीरियसली एज ए प्रोफेशन लेने का मन बना लिया। चार्ली चैपलिन ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ देखी थीं, और यही एक रीज़न था कि वो आगे चल के इतने ज़्यादा मैच्योर एक्टर बने, इतने अच्छे परफॉर्मर बने। आगे चल के उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप फिलोसफिकल थॉट्स भी दिए, जैसे लाइफ इज ट्रेजेडी इन क्लोजअप बट कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट, और आई लव टू वॉकिंग इन द रेन बिकॉज नो वन कैन सी मी क्राइंग। इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कला की तरफ इनका रुझान 1895 में हो चुका था। उसके बाद इन्होंने थिएटर कंपनियों को ज्वाइन करना शुरू किया। इन्होंने कई सारी कंपनीज को ज्वाइन किया, लेकिन उनमें सबसे मशहूर और सबसे फेमस फ्रेड कार्नो कंपनी थी। यहाँ पर इन्होंने ड्रंक एक्ट करके एक छोटा सा परफॉर्मेंस तैयार किया था, जिसमें ये शराबी का कॉमिक रोल किया करते थे। इस ग्रुप के साथ ही वो अमेरिका का टूर करने गए थे और हॉलीवुड का रास्ता खुल गया था। 1913 में चैपलिन की कंपनी फ्रेड कार्नो अमेरिका के दौरे पर गई हुई थी, और वहाँ पर मैक सेनेट, जो कि कीस्टोन स्टूडियोज़ के ऑनर थे, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए आए थे। चार्ली चैपलिन उन दिनों वॉडविल नाम की एक फॉर्म को परफॉर्म किया करते थे,
जिसमें कॉमेडी, मिमिक्री, सिंगिंग, डांसिंग, मैजिक ट्रिक्स, जगलिंग, शॉर्ट स्किट्स जैसी कई चीज़ें शामिल होती थीं। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की डांस परफॉर्मेंसेस, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग रियलिटी शो को अगर एक में मिक्स कर दिया जाए तो कुछ कुछ वैसे ही उस समय वॉडविल नाम की एक फॉर्म हुआ करती थी। मैक सेनेट ने जब चार्ली चैपलिन की परफॉर्मेंस को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने चैपलिन को अपनी फिल्मों में लेने का मन बना लिया। 1913 में मैक सेनेट ने चार्ली चैपलिन को यह मैसेज भेजा कि वो उनको फिल्मों में लेना चाहते हैं और उन्हीं के साथ 1914 में चैपलिन की पहली फिल्म आई मेकिंग अ लिविंग। नाइनटीन 14 में ही इनकी दो और फिल्में आई थीं की स्टोन स्टूडियोज़ के प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत ही, जिसमें एक किड ऑटो रेसेस एट वेनिस जिसमें इनका ट्रैम्प कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरी फिल्म कॉट इन द रेन जिसमें चार्ली चैपलिन ने एज ए डायरेक्टर और राइटर भी खुद को इंट्रोड्यूस किया था। छोटी मोटी फिल्मों में ये हिस्सा बनते रहे, लिखते रहे, काम करते रहे और 1919 में इन्होंने मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स की स्थापना की। ये इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस कंपनी था जिसके अंडर इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई। अ वुमन ऑफ पेरिस जिसमें सिर्फ इन्होंने एज ए डायरेक्टर ही काम किया था। इनकी कुछ और इम्पॉर्टेंट फिल्मों की बात करें तो द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स जो साउंड एरा आने के बाद भी साइलेंट फिल्म बनाई गई थी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमिक मास्टरपीस। मॉडर्न टाइम्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत बड़ा सटायर था। द ग्रेट डिक्टेटर इनकी फर्स्ट फुल साउंड फिल्म थी जो हिटलर पर एक सटायर थी। लाइमलाइट और न जाने कितनी ही ऐसी महान फिल्में। 1952 में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के कारण चैपलिन को यूएस में बैकलैश मिला और तब ये स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे थे। इनकी आखिर की कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करें तो द किंग इन न्यूयॉर्क एक अमेरिका पर सटायर फिल्म थी और उनकी लास्ट फिल्म थी अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग। ये उनकी फाइनल डायरेक्टोरियल फिल्म थी जिसमें मार्लन ब्रांडो और सोफिया लॉरेन ने एक्टिंग की थी। चैपलिन को अपनी लाइफ में सिनेमा को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने के लिए और इतना महान काम करने के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1929 में पहली बार इनको ऑनररी ऑस्कर दिया गया था फिल्म द सर्कस के डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग और प्रोडक्शन के लिए। 1972 में इनको ऑनररी ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड को लेने के लिए चैपलिन 20 सालों बाद स्विट्जरलैंड से अमेरिका वापस आए थे और उस समय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भी व्यक्ति को अवार्ड मिलने के बाद 12 मिनट तक ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन किया था चैपलिन के सम्मान में। 1973 में इनको कॉम्पिटिटिव ऑस्कर दिया गया कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक स्कोर। 1975 में इनको ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि दी गई जिसके बाद इनके नाम में सर शब्द को जोड़ दिया गया और फ्रांस जैसे कई देशों ने इनको अपने देश का हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया है। चार्ली चैपलिन ने साइलेंट फिल्म्स में अपनी खास चाल ढाल, छोटी मूंछों, ढीले पैंट और छड़ी के साथ द ट्रैम्प कैरेक्टर को बहुत ही फेमस कर दिया था जो गरीबी के बावजूद गरिमा बनाए रखता है। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी घिरे रहे। इनकी 4 शादियां हुई थीं और उनसे इनको कुल 11 बच्चे थे। चार्ली चैपलिन हमेशा ही अपने से कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ शारीरिक संबंध के कारण काफ़ी आलोचनाओं का शिकार भी रहे। चार्ली चैपलिन ने फिल्मों की पटकथा लिखने के अलावा 1952 में जब इनको अमेरिका से निकाल दिया गया था तब इन्होंने अपनी आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी को लिखना शुरू किया जो 1964 में पब्लिश हुई थी। अगर आप भी चार्ली चैपलिन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, वुडविल एंड थिएटर लाइफ, हॉलीवुड एंट्री, फिल्म एंड क्रिएटिव प्रोसेस, पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, आर्ट एंड फिलॉसफी पर काफ़ी अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों ये थी चार्ली चैपलिन की कहानी। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, लव यू।